फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्ज़ाम हो रहा है 2018 में कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, ये अब हो रहा है तो इसको लेकर हमने शुरू किया प्रैक्टिस सेट। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके साथ साथ ये हमारा हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस यूथ कंपटीशन द्वारा जो पब्लिकेशन है उसका प्रैक्टिस सेट है, जिसे हम लोग करवा रहे हैं। इसके हो जाने के पश्चात हम और कंपटीशन जो हैं अच्छे पब्लिकेशन के उसके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो बिना ज़्यादा समय आपका गंवाएं, आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले है इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। आइए देखते हैं गद्यांश को एक नज़र में। आग जो है राज कपूर की एक फिल्म थी। राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 23 साल का नौजवान, यहाँ पे उम्र ध्यान दीजिएगा, फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय के 3 जो है प्रसिद्ध नायिकाएं, नरगिस, कामनी कौशल, निगार सुल्ताना, ये 3 नायिकाएं हैं। तीनों का नाम ध्यान दीजिएगा, नरगिस, कामनी कौशल, निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार बीएन रेड्डी थे। संगीत जो है पृथ्वी थिएटर्स के जो स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की जो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न। जब भी दोस्तों आप परीक्षा में पैसेज करने जाएं तो सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको पहले से आते रहे बिना पैसेज पढ़े। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आखिर पूछा क्या है, तो आप उन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे आग फिल्म की कथा आधारित है, अभी हमने देखा। और जैसे आप पहले प्रश्न पढ़ लेंगे कि आग फिल्म की कथा किस पर आधारित है, तो हमने देखा ये नौजवानों पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, आग फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था, यानी उसे सिनेमाघरों में कब लाया गया था, तो हमने वहाँ पर देखा था 1948 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं थी। हमने वहाँ पे आपको बताया था कि 3 नायिका थी, निगार सुल्ताना थी, नरगिस थी, कामनी कौशल थी, लेकिन मधुबाला वहाँ पे नहीं थी। अगला प्रश्न, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 2 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और इसके साथ साथ आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं मेरा नाम जोकर, इन दोनों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी। वहाँ पे हमने देखा था कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि 23 साल का नौजवान, यहाँ पे उसकी उम्र जो है 23 वर्ष थी। तो पैसेज का प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है ये बिहारी जो उपभाषा है इसकी उपबोली है। बिहारी उपभाषा में अन्य बोलियाँ भी हैं, जैसे मगही है, इसके साथ साथ भोजपुरी और मैथिली, ये सभी बोलियाँ जो है बिहारी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको प्रश्नों को कराएंगे क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है। ये 15 से 20 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको केवल प्रश्न के उत्तर फटाफट देखने होते हैं, कोई नई चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप जो भी पढ़े हो उसका रिवीजन कीजिए और फटाफट जो है क्वेश्चन आंसर को देखिए। अगला प्रश्न, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली सुखधारी। सिली मुख में अलंकार है, यानी इसमें पूछा कि कौन सा अलंकार है। भी एक शब्द का 2 अर्थ हो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। सिलीमुख का 2 अर्थ क्या क्या होता है, एक होता है बाण, जो जैसे राम बाण चलाते थे वो एक बाण है, और दूसरा है भंवरा, तो इसका 2 अर्थ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, यानी किस रस का स्थायी भाव जो है विस्मय होता है। तो अद्भुत का स्थायी भाव जो होता है विस्मय होता है। हास्य होता है हास का, शांत रस होता है निर्वेद, विभत्स होता है जो जिसे कहते हैं कि विभत्स मतलब कि कोई चीज़ देखे जो आपके अंदर घृणा उत्पन्न होती है, तो इसका घृणा होता है। तो विस्मय अद्भुत का होता है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए। तो उपरोक्त गद्यांश के रचयिता कौन है। तो ये हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागों पाए, तो ये है कबीरदास जी की। अगला प्रश्न,
चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई जो छंद होता है ये 4 चरणों में होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो यहाँ पे संधि कौन सी है? यहाँ पे अयादि संधि है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ए के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे मान लीजिए ए के बाद अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो होगा अय होगा। ए के बाद अगर यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे अव होगा। वहीं अगर अय के बाद आ रहा अ या फिर आ रहा है तो आव होगा या फिर आय होगा आव होगा। तो ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं, तो आप लोग फटाफट इसको देखते चलिए। अगला प्रश्न जो है, इसमें जो है 6 कुल एक पूरा ये वाक्य है। इस वाक्य को 6 खंड में बांटा गया है। जो पहला है ये मजदूरों की बस्ती है, जो छठवां है बिगड़ने की संभावना रहती है। बाकी जो ये अलावा है इसको अरेंज करके एक जो है सही वाक्य बनाना है। तो इसको जब आप, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। तो सबसे पहले यहाँ पे र आएगा। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, इसके बाद व को लगाइए, अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, इसके बाद ल को देखिए, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, इसके बाद यह आएगा वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसका उत्तर होगा र। खेत का सही तत्सम क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, तत्सम जो शब्द जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है जो हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, और तत्सम का उच्चारण कठिन होता है, इसलिए हम अपने लोकल लैंग्वेज जब यूज करते हैं उसमें जो है उसका जो सरल रूप होता है उसे प्रयोग करने लगते हैं। तो तत्सम जो है, यह क्षेत्र शब्द जो है ये तत्सम है। इसी का तद्भव रूप होता है खेत। क्षेत्र को हम खेत कहते हैं। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या समानता व्यक्त की जाती है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मानो आपका चेहरा मानो चांद सा है। यहाँ पे जब मानो लग जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता होती है, इसमें 6-7 शब्द हैं जो वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं। जैसे मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो और ज्यों, ये 7 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये आपको वाक्य के बीच में दिख जाए आप तुरंत वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है करुणा। करुणा करके रोने का मतलब ही है, इसका उत्तर भी हो जाएगा करुणा। यहाँ पे करुणा शब्द थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है तो इसका उत्तर करुणा ही होगा। करुण रस कह सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? जन्म एक शब्द है, इसके पहले लगा है अव्यय। अव्यय लगा है, इसका मतलब है यह अव्ययी समास है। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें अव्यय लगता है और अव्यय, ये इसमें जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है। जैसे आजन्म से मिला है, आ प्लस जन्म से मिलकर बना है, तो आ जो है इसका अव्यय है और इस आ के लग जाने से इसके जो शब्द है उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। ये यानी जो आ शब्द है यही प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय प्रधान होता है, यानी प्रथम पद प्रधान होता है, और आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। इसके साथ साथ यथाशीघ्र भी ऐसे शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। अगला प्रश्न, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका उत्तर हो जाता है तत् धन लीन। यहाँ पे देखिए तत् पर जो है हलंत लगना होना चाहिए क्योंकि यह आधा जो है त होना चाहिए। इसके बाद ये जब भी ये एक तरीके से सकते हैं व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में यह त जब ल से मिलता है तो यह भी ल बदल जाता है, यानी आधा ल हो जाता है। तो तत् प्लस लीन हो जाता है तल्लीन। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक यानी कह सकते हैं कि संस्थापक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। 1930 में जो है इसका संपादन या फिर स्थापना इन्होंने की थी। अगर बात करें निराला की, तो इनकी जो पत्रिका थी ये थी समन्वय नाम की इनकी पत्रिका थी। धर्मवीर भारती की पत्रिका थी धर्मयुग, ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसके साथ साथ अज्ञेय की पत्रिका थी प्रतीक, अज्ञेय का प्रतीक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यानी कोई चीज़ आपके पास हो, आप उसे शहर भर में ढूंढ रहे हो
जैसे एक गालिब ने कहा है कि धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा, यानी उम्र भर गालिब वही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। यानी लड़का तो उसकी गोद में था और शहर भर में वो उसे ढूंढ रहा था ढिढोरा पीट पीट करके। तो इसका उत्तर होगा मुहावरे का, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला प्रश्न, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मीन का मतलब मछली होता है, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुनी आवे हंसी। मतलब कि यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कारण यानी पानी के होते हुए भी मछली प्यासी है। इसको जब आप ध्यान मतलब पढ़ेंगे तो कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, मतलब पानी के होते हुए भी मछली जो है पानी नहीं पी पा रही है, पानी जो है पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पी पा रही है। तो ऐसी बात सुनकर हमें हंसी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का होना ना पाया जाए वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। यानी ये कोई विशेष मतलब विशेष बात होती है कि भाई होते हुए भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चयन कीजिए। इसमें क्या है कि 3 जो है इसको मिलाकर एक वाक्य बनेगा। इसमें कोई अगर गलती है तो उसका चयन कीजिए, अगर गलती ना हो तो ऑप्शन डी को चुनिए। जैसे महामहिम राष्ट्रपति, यहाँ तक सही है। हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का, यहाँ तक भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। उद्घाटन करेगा, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए आप एक वचन में ऐसे करेगा शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को सम्मानित करने के लिए आप उसके साथ साथ वहाँ पे बहुवचन लगाना पड़ता है। जैसे इसका जो होगा कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप ऐसे नहीं कहते हैं कि पिताजी आएगा, आप कहते हैं पिताजी आएंगे। किसी को सम्मान देने के लिए जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुट प्लस एरा मिलकर बनता है लुटेरा। लुट प्लस एरा, यहाँ पे जो प्रत्यय होगा एरा होगा, लुट शब्द में प्रत्यय एरा जुड़ा है। अगला प्रश्न, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार का जब आप विच्छेद करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा रीति प्लस अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, रीति शब्द नहीं होता है, रीत भी नहीं होता है, रीत भी नहीं, ऋतु नहीं होता है, ऋतु ऐसे लिखा जाता है। तो रीति प्लस अनुसार मिलकर बनता है रीति अनुसार। यहाँ पे संधि अगर देख लेंगे आप तो यड़ संधि होती है। ता की जो ई है और इसका अ मिलकर, यानी कह सकते हैं ई प्लस आ मिलकर हो जाता है यह। और चूंकि ता पे ई की मात्रा है, ती हटने के बाद ता हलंत हो जाता है, इसका मतलब ता आधा रह जाता है और ये या पर जो है आधा ता लग जाता है, तो ये हो जाता है रीत्य। ऐसे जहाँ पे आपको वाक्य के बीच में यानी शब्द के बीच में आधा ता या फिर आधा ता के साथ यह मिल जाए तो आप वहाँ पर मान के चलिएगा कि यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची है पवन सूत है, आप जानते होंगे, कपीश्वर है, बजरंगबली है, राम कह सकते हैं रामदूत हैं। लेकिन राम भक्त केवल हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं होता है। राम भक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी प्राणी जो है राम भक्त हो सकता है, इसके लिए केवल हनुमान जी नहीं है। रामदूत अगर दिया होता यहाँ पे तो केवल हनुमान जी के लिए होता, तो हनुमान जी का पर्यायवाची होता। पवन सूत, बजरंगबली, कपीश्वर, ये सभी जो है हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पर आइए देखते हैं। बैल और बकरी घास चरती है, नहीं। जब यहाँ पे 2 लोग हैं और से जुड़े हुए हैं संयोजक द्वारा तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2 लोग हैं इसलिए यहाँ पे चरते हैं होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। ता है ती है नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम होगा इसका कर्तन। देखिए, जब भी तत्सम शब्द होगा तो तत्सम में तत्सम के उच्चारण में कठिनाई होती है और अक्सर वहाँ पे आपको आधा शब्द देखने को, मतलब आधा वर्ण देखने को मिल जाता है। ऐसे शब्द जिसके उच्चारण में कठिनाई आपको लगे और कहीं पे आपको देखेंगे आधा वर्ण भी मिल जाए तो वहाँ पे अक्सर जो है तत्सम होता है, तद्भव का उच्चारण बहुत ही सरल होता है। तो कर्तन का काटना हो गया, काटना जो है तद्भव है, कर्तन जो है तत्सम है। अगला प्रश्न, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध
वाक्य बनाइए और उचित क्रम में मतलब लगाइए। यहाँ पे जो है 6 भागों में बांटा हुआ है एक वाक्य, इसको आपको क्रम से लगाकर एक सही वाक्य बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो यहाँ पे इसको एक क्रम से लगाएंगे। तो आप यहाँ पे आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो पहला होगा यहाँ से शुरू से ही। सबसे पहले यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा किस में है, इसमें है। अब देखिए अरेंज करके सही होता है कि नहीं। शुरू से ही, इसके बाद पांचवा है आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, इसके बाद दूसरा है बिना हिंसक विरोध के, इसके बाद पहला है भारतीय, इसके बाद चौथा है सहते, इसके बाद जो है छठवां है चले आए हैं। यानी शुरू से ही बिना मतलब कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के जो भारतीय होते हैं ये जो है उसको सहते चले आए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। 3, 4, 2। अगला प्रश्न, अवध शिला का उर पर था गर्भार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। इसमें पूछा है कि कौन सा छंद है। छंद में आपको मात्रा गिनना आना चाहिए। जैसे जहाँ कहीं भी केवल वर्ण हो, उस पर कोई मात्रा न लगी हो, उसके लिए एक मात्रा गिनी जाती है। अगर उस पर कोई भी छोटी मात्रा लगी हो, चाहे छोटा अ हो, चाहे छोटी ई हो, छोटा ऊ हो या फिर ए हो, वहाँ पे केवल एक मात्रा गिनी जाती है। अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ है, वहाँ पे 2 मात्रा गिनी जाती है। देखिए अवधि में इसमें 3 मात्रा हो गई। शिला, शी में 1 है लेकिन ला बड़ा है तो इसमें 2 मात्रा हो गई। तो 3, 3, 6 हो गया, का 2 हो जाएगा, 6, 2, 8 हो गया, उर का 2 हो जाएगा, 8, 2, 10 हो गया, पर का यहाँ पे 12। यानी पहले में 12 है। जब भी 12 मात्रा आ जाए एक चरण में, और दूसरे में निश्चित ही 7 होगा। यानी 2, 2, 4, 3, 7। तो जब 12 पहले चरण में 12, दूसरे में 7, तीसरे चरण में फिर 12 और चौथे चरण में 7 हो, वहाँ पर 12वें छंद होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको छंद अलग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। परुष शब्द का विलोम क्या होगा। परुष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर। तो परुष का शब्द का अर्थ कठोर है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा कोमल। कठोर का विलोम कोमल, यानी परुष का विलोम कोमल होगा। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म हमसे पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सीधी सी बात है अग्रज होगा, यानी जो पहले आया हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज होगा। अगला प्रश्न, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट पे वृषभानुजा हलधर के वीर। यहाँ पे पूछा है वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है। हलधर किसे कहते हैं आप लोग अच्छे जानते होंगे, बलदाऊ, यानी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे उनको हलधर कहते हैं। इसके साथ साथ हलधर का एक अर्थ और होता है, यानी बैल, जो हल को धारण करता है। हल को धारण करने वाले एक बलदाऊ हैं, उनका जो कह सकते हैं जिससे वो युद्ध करते थे वो हल था, और बैल का भी जो है हल होता है। जब कभी भी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, एक ही बार प्रयोग हो, उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। और वहीं पे जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। यहाँ पर जो उत्तर होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। जब कभी भी किसी चीज़ से दूरी बताई जाए या फिर किसी चीज़ से अलग होना बताया जाए, वहाँ पर आपादान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे पूछा है कि घर से कौन सा कारक है। घर से मतलब कि यहाँ पे अलग होने का बात किया गया है, तो यहाँ पर होगा आपादान तत्पुरुष समास, या फिर आपादान तत्पुरुष, या फिर यहाँ पे कारक कह सकते हैं, आपादान कारक। अगला प्रश्न, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो वाचस्पति जो है ये अलुक तत्पुरुष का, जब कभी भी जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 तत्पुरुष के हैं, अगर कहीं पे आपको तत्पुरुष पूछा रहे और उसमें मतलब कि कहीं पे आपको अगर समास पूछा रहे और आपको अंदाज़ा न लग रहा हो कि इसमें कौन सा समास हो सकता है, सब कुछ आप करके अगर सब कुछ चेक कर लें, आपको नहीं पता चल पा रहा हो, अगर आप वो प्रश्न करना ही चाहते हैं, तो आप अगर तत्पुरुष हो तो तत्पुरुष मारिए, क्योंकि तत्पुरुष के सबसे ज़्यादा भेद होते हैं और ज़्यादा संभावना तत्पुरुष की ही रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, नहर और लहर, ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग है, जबकि जो व्यय होता है ये पुल्लिंग होता है। जैसे इसको उदाहरण से आप समझेंगे कि भारतीय जीडीपी का 4% शिक्षा पर व्यय होता है,
मतलब कि होता है, वह जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, यानी इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है? प्राण, होठ, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द जो होते हैं सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन जो तेल शब्द है यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वे सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा तेल एक वचन होता है। अगला प्रश्न, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या है? विद्याभास का जब आप विच्छेद करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करें तो जो दोनों शब्द अलग अलग हों दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों जो है अर्थ देने वाले शब्द होने चाहिए। विद्याभास का जो विच्छेद होगा विद्या प्लस अभ्यास, यानी आप विद्या का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? एक तरफ जय है, दूसरी तरफ पराजय है, दोनों का अर्थ एकदम विपरीत है। जब कभी भी दो शब्द एक साथ हों और दोनों जो है विपरीत अर्थी हों तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, इसमें भी द्वंद्व होता है, भाई बहन, इसमें भी द्वंद्व होता है। तो जय पराजय में भी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तनी से संबंधित जो है प्रश्न अक्सर यूपी SSC द्वारा पूछा जाता है। तो अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना या फिर खोजपूर्ण। तो यहाँ अन्वेषण जो है यह शुद्ध वर्तनी का है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का पर्यायवाची, जो जल का पर्यायवाची होता है उसमें जब लास्ट में ज जोड़ दिया जाता है तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। वहीं पे जब जल के यानी जो पानी की पर्यायवाची के पीछे द शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, तोयज, वारिज, ये सभी जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। अगर यहाँ पे होता जलद, पंकज मतलब कि सरोद, अंबुद, तोयद होता तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाता। ये सही है। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, फूल, पुष्प, ये सभी जो हैं फूल के पर्यायवाची यानी पुष्प के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्यायवाची गिरा, भारती, वीणा, या फिर कह सकते हैं कि वीणा, पाणी, कमला, ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि दिवस, याम, वासर, ये जो है दिन के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का मतलब होता है जो कोई किसी चीज़ को ढका हो या फिर कवर किया हो, उसे कहते हैं आवरण। जैसे हमारे ऊपर जो है पर्यावरण का आवरण होता है, तो आवरण का विलोम होगा अनावरण। अगला प्रश्न, अजान बाहु शब्द में, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजान बाहु, अजानु बाहु, जान का मतलब होता है कि घुटना। जैसे आप लोग अगर इंटर में पढ़े रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट, तो उसमें था जानु झटक प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया, तो जान का मतलब होता है घुटना। अजानु बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे कहते हैं अजानु बाहु। बाहु का मतलब भुजा होता है। अगला प्रश्न, बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका उत्तर होगा अवसर का लाभ उठाना। कहीं पे जो है ऐसा कार्य हो रहा है जहां आप भी लाभ उठा सकते हैं, आपकी कोई हानि ना हो, तो ऐसी जगहों पर आप निश्चित ही अपना जो है उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वही है अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण जो है ये 1900 से लेकर 1920 से इनका संबंध है। तो ये जो है उस समय द्विवेदी युग चल रहा था, तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। इनका नाम ही थोड़ा देखिए दमदार लग रहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अज्ञेय को कहा जाता है काव्य का प्रेत। इसके साथ साथ हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है हालावादी। इनके जो रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकुला से ध्यान दीजिए, तो शराब से संबंधित है इसलिए इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जब कभी भी लड़का की बात आए, किसी पर्सनल मतलब किसी एक लड़के की बात ना होकर केवल लड़का की बात की जाए, यानी वह संपूर्ण लड़का जाति को मतलब कि उसका नेतृत्व कर रहा है। अगर लड़की होती तो वो लड़की जाति का नेतृत्व कर रही होती। तो यहाँ पर जो है ये संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न,
लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। यहाँ पर पूछा है जल्दी से जो है ये पद का कौन सा भेद है। जल्दी से, अगर यहाँ पे जल्दी से आप हटा दें तो भी जो है लड़का लपक कर पहुँचा, यानी लपक कर पहुँचना एक क्रिया है। जल्दी से पहुँचा ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कोई काम कोई कर रहा है उसकी गति को बता रहा है कि यानी वो जल्दी से, इसका मतलब है यह क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में किसी को कुछ करने से संबंधित हो या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो, किसी को कुछ दिया जा रहा हो, वहाँ पर हमेशा जो है संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का जो विभक्ति होती है को या फिर के लिए होता है। तो यहाँ सेवक को है, इसलिए यहाँ पर जो है संप्रदान कारक होगा। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, संबंध का की के होता है। अगला प्रश्न, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना, जैसे आपकी वीडियो की जब भर्ती आई होगी तो आपको कहा गया होगा कि वीडियो की अधिसूचना जारी हो गई, या फिर आप कहेंगे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो होगा नोटिफिकेशन। स्टेटमेंट का होता है कथन। इनक्लोज्ड का होता है संलग्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य को बताइए। इसमें इस वाक्य में कौन सा वाक्य जो है कर्तवाच्य हो। जहाँ कहीं पर भी आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि कोई कर्ता के बाद अगर ने शब्द आया हो तो वहाँ पर आप निश्चित मानकर चलिए कि वह कर्तवाच्य ही होता है। जैसे राम ने आम खाया, यहाँ पे अगर ने आ रहा है इसका मतलब यह है ये कर्तवाच्य होता है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, जहाँ जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य आपको अंतिम चरण में हो, यानी वहाँ पर आपके वाक्य का जो समावेश था वो समाप्त हो रहा हो, आपका जो विचार है वहाँ पे समाप्त हो रहे हो उस वाक्य से संबंधित, तो वहाँ पर आप जो है हमेशा पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पूर्ण विराम। तो कैसा लगा आज का सेशन? आज हमने कोशिश किया कि थोड़ा जल्दी से 50 क्वेश्चन करा लिए जाएँ आपको, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। आपको फटाफट जो है बिना विलम्ब किए आपको 50-50 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के परीक्षा में जो है सफलता संभव नहीं हो पाती है दोस्तों। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में कितना समय देना है और कैसे किस तरीके से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।